बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सफोर्ड में मॉडर्न इंग्लिश बुक 4। आज हम एक नेक्स्ट लेसन के साथ जो पोइम है, हमारा लेसन लास्ट था एनैंसी एंड फाइव। एनैंसी एंड फाइव से नेक्स्ट एक छोटी सी पोइम है और बड़ी खूबसूरत सी पोइम है। आजकल के नए हालात के, दुनियादारी के बिल्कुल फीलिंग्स के एन मुताबिक लेयर्स। लेयर्स का मतलब आप लग्जरी से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पोइट का लेयर्स से मीन है टू टेक रेस्ट एंड रिलैक्स फ्रॉम वर्क, टू टेक रेस्ट एंड गेट सम रिलैक्सेशन फ्रॉम वर्क। यहाँ ये मीनिंग है। और लेकिन वो पोइम में जब बात कर रहे हैं और तो वो ये बता रहे हैं कि हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं, अब हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर सकें। खूबसूरती हमारे लिए देखने का और खूबसूरती पे गौर व फिक्र करने का हमारे पास कोई टाइम नहीं रहा। एक्चुअल पोइम का थीम ये है कि वी हैव नो टाइम टू गिव द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं, जो भी मामलात हैं, वो ब्यूटी पे डिस्कस करना चाह रहे हैं। वर्ड्स मीनिंग, words to know, B-O-U-G-H, bough, a branch of a tree, तने के साथ जो ब्रांचेस निकली होती हैं। B-R-O-A-D, ब्रॉड का मतलब है यहाँ पोइम के अंदर फुल ओपन। ब्रॉड में ना वैसे वसी होता है ना, पोइम में फुल ओपन। केयर की मीनिंग्स भी अवरी है। पोइम में इसकी मीनिंग अवरी, समथिंग दैट टेक्स ऑल आवर अटेंशन, कोई ऐसी चीज़ जो हमारी सारी तवज्जो ले लेती है, एंड कॉजेज अस टू वरी, और हमें परेशान करती है। यहाँ उन्होंने केयर का वर्ड यूज़ किया है कि ऐसे मामलात लाइफ के जिसके ऊपर हम अपनी सारी तवज्जो देते हैं कि अपनी हम उस चीज़ को वरीज को और परेशानियों को देख कर। एनरिच, रिच में ना अमीर, एनरिच टू मेक रिच, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को मज़ीद इन्हेंस कर देना, उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देना, मज़ीद रिच कर देना, रिच से बेहतर कर देना। गैलेंस, अ क्विक लुक, एक नज़र देखना। स्टेयर में ना घूरना किसी चीज़ को, टू लुक डायरेक्टली एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए देर तक देखे जाना। What is this life if, ये ज़िंदगी क्या है अगर, फुल ऑफ केयर्स, कि इसमें हमारे पास वरीज हैं और परेशानियां हैं, तो ये लाइफ क्या है। We have no time to stand and stare, हमारे पास कहीं रुकने का और किसी चीज़ को देखने का कोई वक्त नहीं है। No time to stand beneath the bough, किसी दरख्त की शाख के नीचे खड़ा होना, and stare as long as, और इस तरह देर तक देखना जैसे शीप्स और काउस, जैसे भेड़ें बकरियां खड़ी होके किसी चीज़ को बहुत देर तक देख लेती हैं और उनको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। शायद यहाँ ये कह रहा है कि हमारे पास इस तरह का कोई टाइम नहीं है कि हम किसी चीज़ को खड़े होकर देर तक देखते रहें और हम सोचें कि हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम टाइम दे सकते हैं। नो टाइम टू सी व्हेन वुड वी पास, हमारे पास कोई टाइम नहीं है जब हम कोई जंगल से गुजर रहे हैं। वेयर स्क्विरल हाइड देयर नट्स इन द ग्रास, जहाँ गुलहरियाँ अपने नट्स को घास में छुपाती हैं। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, खुली रोशनी में दिन की हमारे पास वक्त नहीं है। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, यानी पानी की लहरों के ऊपर जब रोशनियाँ पड़ती हैं तो उसके अंदर से आपने देखा होगा दिन के वक्त उसमें से ऐसे लगता है जैसे तारे से निकल रहे हैं, उसको वो कह रहा है। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट, जैसे रात के वक्त आसमान होता है, ऐसे दिन की रोशनी में जब सूरज की किरणें नदी के ऊपर पानी पे पड़ती हैं तो उसमें से जो लाइट सी निकलती है उसको देखने का भी हमारे पास टाइम नहीं है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज गैलेंस, यहाँ पे ब्यूटी कैपिटल बी से लिखा है, इसके मीनिंग उन्होंने दिए हैं जैसे एक वो जिंदा चीज़ हो, इंसान हो। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज गैलेंस, गैलेंस होता है किसी चीज़ को एक नज़र देखना। हमारे पास
खुद कुदरत की ब्यूटी खूबसूरती देखने का कोई वक्त नहीं है. एंड वॉच एट हर फीट, और यानी यहाँ पे वो नेचर की ही बात कर रहे हैं. हाउ दे कैन डांस, कि नेचर हमारे साथ कैसे, उसके पाँव कैसे हैं और वो कैसे डांस करती है, कैसे यानी अपनी मूवमेंट्स दिखाती है. एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसके मीनिंग है. एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस. नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज गैलेंस. एंड वॉच हर फीट, फुट की प्लूरल है फीट. एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस. नो टाइम टू वेट till her mouth can enrich that smile, her eyes begin. यानी नेचर को हम नहीं देख सकते जब उसका, यानी यहाँ क्योंकि ब्यूटी उसने इंसान से तशबीह दे दी ना जो खूबसूरती को, तो उसका मुंह, खूबसूरती का फेस जब बहुत स्माइलिंग से और उसकी आंखें भरी हुई हों, तो हमारे पास वक्त नहीं है देखने का. अ पुअर लाइफ दिस इज़ इफ़, एक पुअर अफसरदा गरीब ज़िंदगी, फुल ऑफ केयर, जो वरीज से भरी हुई है. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास इन खड़े होके रुकने का, यानी खड़े होने से मुराद है हमारे पास यहाँ रुकने का कोई वक्त नहीं है कि हम रुक के किसी चीज़ को देख सकें या उस पर गौर व फिक्र कर सकें, किसी चीज़ के बारे में सोच सकें. ये एक पोइम है, इसके राइटर हैं विलियम एच डेविस. हम राइटर के, ऑथर के बारे में या राइटर के बारे में या पोइट के बारे में भी हर उसका पहलू थोड़ा सा देखते हैं, ताकि जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इन चीज़ों को जब आप सुनेंगे तो आपको ये अजनबी नहीं लगेंगी. अबाउट द पोइम. द पोइम वॉज रिटन बाय अ मैन कॉल्ड W.H. डेविस. 1871 ये पैदाइश होती है और बाद वाला सन डेथ का होता है. Davis, 1871 and 1940. He wrote many poems and he also wrote a story about his own life. The book is called The Autobiography of a Supertramp. उसकी बुक जो उसने अपने बारे में लिखी है वो Autobiography of the Supertramp उसका नाम है. In this poem, the poet says he should not be so busy in life that we have no time to see the beautiful things around us. Beauty is spoken of as a person. She gallants and dances. With her beautiful feet, she smile. वो ब्यूटी की बात कर रहे हैं कि उसके पास कोई टाइम नहीं है कि वो उसको करे और उसका ब्यूटी को यानी करीब से देख सके. ये कहने का उनका मतलब है. एक्सरसाइज. अंडरस्टैंडिंग द पोइम. ए पार्ट. Answer the following question. What is the meaning of the word layers? Look it up in the dictionary. अच्छा, आपके साथ जो मीनिंग मैंने डिस्कस करने हैं वो हैं जो आपके पोइट की पोइम के अकॉर्डिंग हैं. आपने इसको डिक्शनरी में ज़रूर देखना है कि इसके मीनिंग्स क्या हैं. Layers mean a time to rest and relax from work. इसका मतलब है आपने ये वक्त लेना है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और रेस्ट करने के लिए. टाइम टू टेक रेस्ट एंड रिलैक्स फ्रॉम वर्क. बी. व्हाट डू यू थिंक द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन. आपका क्या ख्याल है कि पोइम के अंदर जो ये फ्रेज यूज़ हुई हैं इसका क्या मतलब है. फुल ऑफ केयर. केयर का मीनिंग्स उन्होंने हमें वर्ड्स मीनिंग में बताया हुआ है. हैविंग वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ट्रबल्ड एंड वरीज. ठीक है, यानी केयर्स का मतलब है बहुत सा काम होना, मुश्किलात होनी और परेशानियाँ होनी. हैविंग वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ट्रबल्ड, वरीड. स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स. सितारों से भरी हुई नदी. रिफ्लेक्टेड लाइट sparkling on the surface of the moving water. ये मैंने आपको लेसन की रीडिंग के दौरान भी बताया था कि streams full of stars का क्या मतलब है, जिसको उन्होंने रिलेट किया पोइट ने रात के आसमान से जो सितारों से भरा होता है.
लेकिन यहाँ पे स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार मीन्स reflected lights sparkling on the surface of the moving water. Reflected light on the sparkling on the surface of the moving water, जो पानी उस पर बह रहा होता है. Broad daylight, ब्रॉड में ना खुला होता है. ड्यूरिंग द डे व्हेन थिंग्स कैन इजीली बी सीन, यानी खुला दिन जब आप चीज़ें आसानी से देख सकते हैं. नेक्स्ट है दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट. ठीक है, इसकी निस्बत थोड़े से हैं टफ. विच स्टैंजा डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? आपके ख्याल में कौन सा स्टैंजा इम्पॉर्टेंट है? हमेशा हर पोइम का पहला और लास्ट स्टैंजा इम्पॉर्टेंट होता है. पहले में वो अपना टॉपिक डिस्कस करता है, एंड पे वो उसका कंक्लूजन दे देता है. ईदर द फर्स्ट और द लास्ट स्टैंजा, बिकॉज द मेन क्वेश्चन इज आंसर्ड हेयर. ठीक है, either the first and the last stanza is important because the main question is answered there. मेन सवाल जो उसका था उसका वहाँ जवाब दिया गया है. Which stanza do you like the best? आपको कौन सा स्टेंजा अच्छा लगा है? इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर डी का आंसर आपने देना है मुकम्मल. In the fifth stanza, beauty is mentioned with the capital B. Beauty is treated like a person. What does beauty do like a person? जो ब्यूटी है वो एक, जब आपने उसको एक पर्सन से शबी दी है तो वो बतौर पर्सन क्या करती है? ब्यूटी लुक्स, ग्लैंस, डांस एंड स्माइल लाइक अ पर्सन. वो डांस करती है और स्माइल करती है इंसान की तरह. ऐसा ही है. नाउ आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द पोइम. पोइम में जो ये लाइनें हैं, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगिन. इस लाइन का क्या मीनिंग है पोइम के अंदर, ये इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपने, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा. हु और व्हाट इज हर इन दिस लाइन, इन दीज लाइन्स? हु और व्हाट इज हर. हर यहाँ वर्ड है. नो टाइम टू वेट टिल हर, ये जो हर वर्ड है ये यहाँ पर क्या है? ये ब्यूटी है. इट इज़ अ ब्यूटी. ठीक है. वॉट शुड देयर बी टाइम फॉर, यहाँ पर टाइम किस चीज़ के लिए है? टाइम स्टैंड्स फॉर स्टेयर, घूरने के लिए, रुकने के लिए. At all the beautiful things in nature, we want to stare at them. तो टाइम का वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे स्पेशली स्टैंड एंड स्टेयर के लिए. What does the word enrich mean? Enrich जो इसमें वर्ड यूज़ हुआ है इसी लाइन में, enrich the smile her eyes begin, इसके क्या मीनिंग है? To make rich, किसी चीज़ को मज़ीद बेहतर करना. To improve the quality of something, यानी उसकी क्वालिटी को, उन चीज़ों को मज़ीद बेहतर बना देना. Now, writing with words, यहाँ थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन आपके लिए आ जाता है. In the sixth verse, you will find the word enrich. सिक्स्थ शेर में आपने एक वर्ड पढ़ा enrich, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं enrich. This word means make rich or make better in quality. The letter en, enrich, are joined to the word rich. In this word enrich is, n is a prefix, पहले फिक्स किया गया उससे prefix है. There are many prefixes used in dictionary. किसी वर्ड के चीज़ अल्फाज के मीनिंग बदल देता है या उसको मज़ीद उसके ऊपर ज़ोर डाल देता है, तो आप उसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं. डू यू नो व्हाट दीज प्रीफिक्सेस स्टैंड फॉर? एनरिच, एनेबल. इसमें भी एन, एबल, एबल में ना किसी काबिल, एनेबल में ना भी किसी काबिल होता है. लेकिन ये देखिए, एनरिच, रिच के अलग मीनिंग है, उसके साथ एन को ऐड किया है. एबल के अलग मीनिंग है, एन को ऐड किया. अनलाइकली, अनलाइकली, अनसिचुएशनेबल, अनेबल. यहाँ लाइकली के मीनिंग अलग से हैं, अन ऐड किया गया है.
सिचुएशनेबल, इसके मीनिंग अलग से हैं, अन ऐड किया गया है। अनएबल, एबल के मीनिंग अलग है, अलग पूरा वर्ड है एबल, और अन ऐड किया गया। एबल काबल, अनएबल जो काबल ना हो। इन, इनकरेक्ट, करेक्ट एक वर्ड है, उसके साथ आपने इन ऐड किया है। इन एबिलिटी, एबिलिटी एक वर्ड है, एबिलिटी में ना काबिलियत, उसके साथ इन ऐड करके उसको ऑपोजिट बना दिया है। इनएक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल ठीक होना, उसका दुरुस्त होना। इनएक्यूरेट दुरुस्त ना होना, इन ऐड किया। डिससेटिस्फाइड, डिसअपेयर। सेटिस्फाइड, आर यू सेटिस्फाइड? नो, आई एम डिससेटिस्फाइड, ये ऑपोजिट वर्ड्स है। डिसअपेयर, ये भी ऑपोजिट, अपेयर का ऑपोजिट वर्ड बन गया डिसअपेयर। कॉपी द प्रीफिक्सेस एंड वर्ड्स इनटू योर नोटबुक, ये वर्ड्स आपने प्रीफिक्सेस इसी तरह अपनी कॉपी में ऐड करने हैं, और इसमें एक दो वर्ड अपने पास से डिक्शनरी देखिएगा और उसमें ऐड करिएगा। ये आपका काम है। अच्छा जी, ये वाला भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको भी इजी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग सी है। लुक एट दीज क्लूज, यू विल हैव टू थिंक ऑफ द करेक्ट वर्ड। आप इन क्लूज को पढ़िए और इससे एक करेक्ट वर्ड तलाश करिए कि वो करेक्ट वर्ड क्या है, एंड देन राइट डाउन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, दीज मेक द आंसर। एक वर्ड आपने वहाँ लिखना है जो उन सब का आंसर होगा। हर ए के जो तीन ऑप्शंस हैं, इनका फर्स्ट लेटर जो आएगा वो आपने जब अलग से लिखना है तो उससे एक वर्ड बनेगा, वो उसका आंसर है। वी फ्लाई इन इट, एरोप्लेन। इट कम्स आफ्टर द डे, आफ्टर द डे क्या आता है? नाइट आती है। ये क्लू है, हम उसके अंदर उड़ते हैं, हम चिड़िया के अंदर तो नहीं उड़ते, एरोप्लेन में ही उड़ते हैं ना। इट कम्स आफ्टर द डे, दिन के बाद क्या आता है? रात आती है। मोस्ट पीपल हैव 10 ऑफ दीज, अक्सर लोगों के अंदर के पास उसमें 10 होती हैं। किस में 10 होती हैं? टोज में, टोज में 10 उंगलियां होती हैं, TOES, टोज। अब एरोप्लेन का A, नाइट का N और टोज का T, ANT, एंट। यूं ही एक फन बनाया है, बस इसका ये एक आंसर बन गया। 4 टेंस, 4 अगर आपके पास 10 हो तो क्या बनेगा? 40, FORTY, 40। The title of the poem you have just read, Liars. Not a few, lots. Few नहीं, lots, many. अब इसके भी आप अलग अलग कीजिए वर्ड। 1 का है F, 2 का है L, I, Italian, a citizen of Italy, Italian, a citizen of Italy कौन होगा? इटालियन कहलाएगा। I, M और T, सॉरी L और M, FILM, film. Third one is an examination, test, जो आप स्कूल में देते हैं। Not the left, the opposite of left is right. Liquid of writing, लिक्विड ऑफ राइटिंग, जिस चीज़ से आप लिखते हैं वो इंक है। लार्जर देन टाउन, टाउन से बड़ी चीज़ सिटी है। मैरिड टू अ क्वीन, क्वीन से कौन शादी करता है? किंग। ठीक, अब आप देखिए TRICK, इनके फर्स्ट लेटर्स आपने निकाले, TRICK, ट्रिक, ये इसका आंसर है। ये कोई ऐसी वो बात नहीं है, लेकिन एक आपको क्वेश्चन समझना और उसका आंसर करना, यहाँ आपकी ये ज़रूरत है। क्वेश्चन C, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। डू यू रिमेंबर what you have learned about subject and object? Underline the subject in the following sentence. The girl ran down the road. यहाँ आपने सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। सब्जेक्ट क्या होता है?
वो चीज़ जिसके ऊपर काम हो रहा हो या जो काम कर रही हो। तो यहाँ पे कौन कर रहा है? द गर्ल काम कर रही है। द गर्ल रैन डाउन द रोड। द गर्ल एंड द बॉय रैन डाउन द रोड। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो गए, द गर्ल एंड द बॉय रैन डाउन द रोड। द टॉल गर्ल एंड द शॉर्ट बॉय क्लाइम्ब द फेंस। यहाँ पर टॉल गर्ल एंड द शॉर्ट बॉय ये आपका सब्जेक्ट हो गया। 3 ओल्ड मैन 2 यंग गर्ल्स ये आपका, एंड अ डॉग और एक कुत्ता ये आपके सब्जेक्ट हैं जो कोई भी काम कर रहे हैं। वर वेटिंग फॉर द बस। द मैन हु गेव मी द मनी इज सिटिंग इन द शॉप। आदमी जिसने मुझे पैसे दिए शॉप में बैठा है, द मैन। ठीक है, यहाँ पर द मैन जो है वो आपका सब्जेक्ट है। अच्छा जी, उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ एक सेंटेंस है, आई गेव द बुक टू यू। मैंने तुम्हें एक किताब दी। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। इन द सेंटेंस द बुक इज कॉल्ड अ डायरेक्ट सब्जेक्ट। क्या दिया था? किताब दी थी। किसको दी थी? तुम्हें, यू को। एंड यू इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। जो चीज़ दी गई है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है? जिन्होंने काम किया वो सारे सब्जेक्ट हैं, और जिसको दी है वो सेकंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, हमें क्या पूछा है। वी कैन राइट द सेंटेंस इन अदर वे। अब इस सेंटेंस को आई गेव द बुक टू यू और तरीके से भी लिखा जा सकता है, आई गेव यू द बुक। इसमें से क्या चीज खत्म कर दी है उन्होंने? आई गेव द बुक टू यू, टू खत्म कर दिया है। आई गेव यू द बुक, आई गेव यू द बुक। इसमें कम क्या हो गया? सिर्फ टू कम हो गया। नोट दैट टू इज ओमिटेड। इसमें से टू निकाल दिया, यू को आप इधर ले आए, द को बुक के पीछे ले आए। अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सर्कल द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने अंडरलाइन करना है और सर्कल करना है। शी बॉट मी अ केक। जो केक है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और मी जो है वो इनडायरेक्ट है। दे गेव सम फूड टू द ट्रेवलर्स। फूड, यहां पर फूड जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ट्रेवलर्स जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई सेंग अ सॉन्ग फॉर हर। आई सेंग अ सॉन्ग फॉर हर, यहाँ एक सॉन्ग है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और टू हर जो है वो इनडायरेक्ट है। द टीचर शोड द क्लास अ वीडियो। यहाँ पर क्या है? वीडियो जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और क्लास जो है वो इनडायरेक्ट है। अब इसको आपने चेंज करना है, इसी तरह जैसे हमने आई गेव यू द बुक, इसको हमने यूजिंग टू, अब हमने इसमें टू ऐड करना है, और आई गेव हिम द बुक, इसमें टू लगाएंगे, तो आई गेव द बुक टू हिम। आई गेव द बुक, ये हिम बाहर आ जाएगा, यहाँ टू आ जाएगा। आई गेव द बुक टू हिम, ये जो हिम है ये आप यहाँ ले आएंगे और यहाँ पे आप टू ऐड कर देंगे। I sent my uncle a letter. I sent a letter to my uncle को आप बाहर ले आएंगे। I lent you my pen. I lent my pen to her. I lent my pen
टू हर, यानी आप टू लिख के हर को बाहर ले आएंगे, टू हर, ये हर आप बाहर ले आएंगे। दे शोड अस द लेक, दे शोड अस द लेक, दे शोड द लेक टू अस। ये कोई ऐसा बहुत मुश्किल काम नहीं है कि आप इसको सोचें कि ये नहीं हो सकता। टेक टर्न्स टू परफॉर्म द 4 action and describe them to the other in class. Think about 4 actions that you can perform and describe. Example: stand on one leg, stretch your hands. When you have thought about the action you are going to perform, note them down so that you do not forget. ठीक है? Take turn to perform the 4 actions and describe them to the others in class. You must introduce each action in turn in the following way. First, आप क्या करेंगे? ठीक है, उसको ये आप घर में मिलके फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ करिए। बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, आपको मज़ा आएगा। राइट अ पैराग्राफ अबाउट what you think the poet is trying to tell us. Do you agree with the poet? Discuss the exercise in class before. स्टूडेंट के लिए आपने वो लिखना है अपने लाइनों में, 2 या 3 लाइनों में, कि पोइट ने जो आपको आइडिया दिया है कि वी आर वेरी मच बिजी पीपल एंड वी डोंट हैव अ टाइम टू डू एनीथिंग, वी cannot in this busy life we are not able to enjoy the beauty of life. तो इसके ऊपर आप इस आइडिया से एग्री हैं? यस, इफ़ यू आर एग्रीड तो आप उस पर 2 लाइनें लिखिए कि यस आई एम एग्रीड, और ही इज़ टेलिंग अस दीज थिंग्स एंड ही इज़ राइट। और अगर आप नहीं इससे एग्री तो आप उसके अगेंस्ट लिखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर करेंगे। इसकी एक्सरसाइज देखिए और इसको कीजिए। अभी हम लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी रीडिंग कीजिए, पोइम को बार बार लर्न कीजिए ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।